हेलो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मई 2025 जैब पीपीपी का एग्जामिनेशन देखने के बाद कहीं ना कहीं आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम हो चुका है और आपको ये लगने लगा है कि शायद इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना इम्पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से इस एग्जामिनेशन के सिलेबस को एनालाइज करें और उस सिलेबस को एनालाइज करते हुए इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, then there is a clean chance to clear this examination, and that too with flying colors. So in this particular video I will be discussing with you the right strategy you must follow in order to clear your PPB examination. But before we start with the strategy, I'll give you a quick overview of the PPB syllabus as same as that of the other exams of JAB. In PPB again we have 4 modules, और ये जो 4 modules हैं ये कौन कौन से? Module A we have of general banking operations, Module B functions of banks, Module C banking technology, and Module D is ethics in bank and financial institutions. देखिए ये हम सब लोग जानते हैं and it has been proved even in the toughest examination of May 2025 that majority questions were asked from only and only 2 domains, that is, or 2 modules, that is 60 to 70% of the total examination were asked from मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी। जैसे हम ये 60 to 70% वाला फॉर्मेट समझते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गिव देयर 100% ओनली एंड ओनली फॉर मॉड्यूल ए एंड बी, एंड वो कहीं ना कहीं मॉड्यूल सी और डी को इग्नोर करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। व्हाई आई एम कॉलिंग इट द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू विल मेक while preparing for this examination? Then my answer to this particular question is, I know that module C and D का weightage कम है, but still if I go with the same expectations, its weightage is going to be 30 to 40% on lower side. अगर हम lower side भी बात करें तो 30% होगा, और अगर इस एग्जामिनेशन में 30% क्वेश्चंस मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी से पूछे जाते हैं, देन यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर कि आपका जो टारगेट है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का है, एंड यू आर टारगेटिंग टू स्कोर अराउंड 50, और आई वुड से यू आर टारगेटिंग टू स्कोर 50, और सेफ साइड अगर हम बात करें चलो 55। अब अगर आपको 55 मार्क्स चाहिए तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस इट विल बी पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ अगर आप मॉड्यूल सी और डी में से मेजॉरिटी या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं, दैट इज अराउंड 28 लोअर साइड आउट ऑफ 30, और बाकी के जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है अराउंड 25 to 27 मार्क्स दैट वी हैव टू स्कोर आउट ऑफ 70 फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी। अब मॉड्यूल ए और बी कितना भी टफ हो जाए, लेकिन इतना कैपेबल जरूर रहेगा कि इट विल हेल्प अस टू स्कोर 25 to 27 मार्क्स। एंड अगर हम बात करें मॉड्यूल सी और डी, इसको कितना भी टफ कर लिया जाए डिपेंडिंग अपॉन द थ्योरेटिकल नेचर ऑफ दीज 2 मॉड्यूल्स, यहाँ पर स्कोर करना काफ़ी इजी होगा अबव 25 आउट ऑफ 30। तो अगर आप ये टारगेट के साथ चलें कि मुझे 25 प्लस मार्क्स स्कोर करने फ्रॉम मॉड्यूल सी एंड डी एंड 25% मार्क्स स्कोर करने फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड बी ऑफ टोटल नंबर ऑफ और out of the total marks of the examination, then you will be in a position to clear this exam very 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 appropriately. तो ये जो एक मेजर प्रॉब्लम थी, एक जो मेजर फ्लॉ था, जो आप सब लोग कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट मैनर में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो इसको आज इस वीडियो के बाद जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा कि मॉड्यूल ए और बी को बिल्कुल इज्जत दें, बहुत इज्जत दें, लेकिन सी और डी को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सी और डी आपको आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कम नहीं तो 50% मार्क्स लाके दे सकता है। मतलब अगर आपको सिलेक्शन के लिए ओवरऑल 50 मार्क्स चाहिए तो 50 में से 50% कैन कम अलोन एंड अलोन वेरी इजीली फ्रॉम मॉड्यूल सी एंड डी। तो अगर आप इस थॉट के साथ इन दोनों मॉड्यूल्स को इंपॉर्टेंस देंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर करने के लिए दोनों ही या चारों ही मॉड्यूल्स का जो वेटेज है, 1 and 2 का जो वेटेज है एंड 3 and 4 का जो वेटेज है, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग 50 मार्क्स आपके लिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखें एंड फॉर श्योर मेक योर प्रिपरेशन और गिव योर प्रिपरेशन अ न्यू विंग। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल ए, तो मॉड्यूल ए में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? तो ऑब्वियसली बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी इस बार क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स व्हिच हैज बीन डन। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट्स पे क्वेश्चन आएगा बिकॉज ऑफ अनक्लेम्ड अकाउंट्स एंड व्हाट नॉट।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस, फॉरेन करेंसी अकाउंट, दिस इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ योर एग्जामिनर. कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, responsibility of paying bank, then ancillary services, it calls for a great importance. Financial inclusion आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक एग्जाम में नहीं बल्कि 2-3 एग्जाम्स में मदद करेगा इन योर जैब एग्जामिनेशन ओनली, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. Then we have grievance redressal, very 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 important, and customer protection act, very 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 important, जहां से हर बार आरबीआई, जहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इवन जो आरबीआई की कंप्लाइंसेस हैं, आरबीआई के न्यू अपडेट्स हैं रिलेटेड टू दीज एरियाज आर जनरली फोकस्ड बाय योर एग्जामिनर. ठीक है जी. अब बढ़ते हैं आपके अगले और इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट वेटेज मॉड्यूल की तरफ, ए और बी में बी मॉड्यूल की तरफ. ये मॉड्यूल फंक्शंस ऑफ बैंक्स तो है, लेकिन मेजॉरिटी इसमें जो एस्पेक्ट्स है, मेजॉरिटी जो टॉपिक्स हैं, दैट इज रिलेटेड टू लेंडिंग. सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फंक्शंस ऑफ बैंक, talking about lending primarily. So in this case, principle of lending, appraisal and assessment, actually ये जो मॉड्यूल बी है ना, इट इज इंटरकनेक्टेड. एक के बाद एक टॉपिक्स अगर आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तभी चीजें क्लियर होंगी. जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग पता होगा तभी टाइप्स ऑफ कोलैटरल पढ़ने का फायदा है. ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट पढ़े बिना टाइप्स ऑफ कोलैटरल को आप उस लेवल तक, इन डेप्थ लेवल पर जाकर समझ नहीं पाओगे. और अगर आप ऑलरेडी बैंकर हैं तो उस केस में मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर डे टू डे ऑपरेशंस. तो मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, टाइप्स, इट्स प्रीटी इजी. Different modes of charging securities, again I would take it as easy task for you if you are a banker, but if you are going for DBF then also it will be doable. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे क्वेश्चंस रहते हैं. एनपीए तो ऑल टाइम फेवरेट है ही, और आजकल तो वैसे ही ऑल टाइम लो है एनपीए, तो हर जगह न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है. देन इंपॉर्टेंट लॉज लाइक सार्फेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, डीआरटी, डीआरएटी, लोक अदालत, इन सारी चीजों पे क्वेश्चंस फॉर श्योर पूछे जाएंगे. ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक ऐसा आप कहो टॉपिक है जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत वाइडली यूज हो रहा है, बट उसके बारे में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन काफी नीश है, तो इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेटर ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट है. देन लॉज रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस, ठीक है, अगर आप पढ़ पाए it's okay, otherwise you can ignore this, but you cannot ignore credit card, home loan, personal loan, consumer loan. और इस बार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में चेंजेस होने के बाद इसके जो नए लिमिट्स हैं, इसकी जो फॉर्मेशंस हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ओवरऑल लिमिट, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ओवरऑल लिमिट, ये सारे चेंजेस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को इमेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक बना देते हैं, स्पेशली फॉर मॉड्यूल बी. उसके बाद एग्रीकल्चर फाइनेंस, फाइनेंस टू माइक्रो फाइनेंस, ये सारा पार्ट आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कवर करेंगे. और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पढ़ा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, दैट विल बी एक्सटेंडेड इन दीज 2 चैप्टर्स. देन अगेन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट यू कैन रीड, दैट विल सॉर्ट योर पर्पस. मूविंग ऑन टू मॉड्यूल सी. मॉड्यूल सी में हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे बिकॉज मॉड्यूल सी में वी आर टारगेटिंग मोर देन 80% of the total marks, or more than 80% of the total marks for which module C and module D is asked. तो उस aspect में जो theoretical information है about all these terms, it's very much important. और अगर आपको theoretical information अच्छी खासी है, knowledge है अच्छी खासी, then you will be in a position to answer the question, क्योंकि यहाँ से कोई practical, कोई application based question नहीं पूछा जाएगा. Same goes for module D, ethics at individual level, ethics dimensions, employees, work ethics and banking ethics. Again, this is something more of theoretical. और अगर आप इस theoretical area में dive in करते हैं, तो अगर आपने एक बार टॉपिक को ढंग से पढ़ लिया, then you will be in a position to answer its questions in the examination for sure. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो एग्जामिनेशन हुआ मई 2025 में, उससे हमने क्या सीखा और उसके बेसिस पर हमारी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस होने चाहिए. तो सबसे पहली चीज जो आपने देखी वो ये थी कि जो मई में एग्जामिनेशन हुआ वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था. अब अगर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है तो क्या सर पढ़ना छोड़ दें, क्या सर प्रिपेयर करना छोड़ दें? ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ
अगर डिफिकल्ट था तो उसको उस लेवल पर जाकर टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट लर्निंग वी हैड फ्रॉम May 2025 अटेम्प्ट वाज many questions were asked which were case study based questions, जो कि पहले काफी कम पूछे जाते थे, ऑलमोस्ट जीरो था इनका काउंट, बट अब इस मई 2025 में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए केस स्टडी बेस्ड. सेकंड आया रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस अपडेट्स, जिसके लिए ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड एन नंबर ऑफ सेशंस, आई एम प्रोवाइडिंग विद एन नंबर ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू आरबीआई सर्कुलर्स. तो ये जो आरबीआई सर्कुलर्स है, या मैं ये कहूँ कि आरबीआई प्रेस रिलीज है, आरबीआई नोटिफिकेशंस है, which are directly indirectly related to the banks, all of them have been are already being covered on our YouTube channel. तो आप उसे फॉलो करते रहे, क्योंकि इस बार मई में जो एक क्वेश्चंस आए थे वो डायरेक्टली आरबीआई नोटिफिकेशन से थे, और अगर आपने इस बार फॉर नवंबर अटेम्प्ट इन्हें कवर कर लिया, देन देयर विल बी अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी क्वेश्चंस. अगला पॉइंट है, हर बार बेसिक बैंकिंग फंक्शंस पे बहुत क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार वो क्वेश्चंस हो गए कम. जो लोग उन क्वेश्चंस के भरोसे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने गए थे, उनका कहीं ना कहीं भरोसा इस बार तोड़ा गया. उसके बाद आता है वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल्स हैज बीन इंक्रीज. तो अगर न्यूमेरिकल्स की वेटेज इंक्रीज हो गई तो भैया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल रिलेटेड मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स पूछे गए. न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं थे, एक्चुअली हमें आदत नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, हमें आदत नहीं है प्रैक्टिस करने की, हम प्रैक्टिस करके गए नहीं थे एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ा कि न्यूमेरिकल ज्यादा है, बट वी वर नॉट इन द पोजीशन टू सॉल्व द एग्जामिनेशन, और वी वर नॉट इन द पोजीशन टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम. तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है. इस बार वर्किंग कैपिटल से आए, हो सकता है कल किसी और सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो यू शुड बी प्रीटी रेडी, and I would say beforehand ready in order to solve the MCQs or in order to solve the numericals from different areas. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अब अगर आपको लगता है कि लास्ट मिनट में एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले बैठकर अगर मैं 10-15 घंटे की एक वीडियो देख लूंगा, एक मैराथन सेशन देख लूंगा और मैं पीपीबी क्लियर कर लूंगा, अब वो पॉसिबल नहीं है. जिस डेप्थ में जाकर एग्जामिनर ने इस बार का पेपर बनाया, अगर नवंबर अटेम्प्ट भी वैसा हुआ तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आई हैव फ्यू सजेशंस फॉर यू. सबसे पहला है, यू मस्ट क्रिएट अ स्टडी प्लान, और स्टडी प्लान ऐसा हो कि आप बाय अक्टूबर लास्ट अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाए, और नवंबर के जो आपको जितने भी दिन मिलेंगे दैट दोज डेज वी विल बी यूजिंग फॉर प्रैक्टिस पर्पस. इन डेप्थ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स, तभी आप उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे. ज्यादातर स्टूडेंट जो मॉड्यूल सी और डी को स्किप करते हैं, बिल्कुल मत करना. जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितने मार्क्स आपको चाहिए, मैं मान रहा हूं कि आपका एम मेरे जैसा है कि 50 मार्क्स आ जाए हर एग्जाम में, दैट इज मोर देन इनफ. तो अगर आपका एम 50 वाला है तो उस 50 में से 50% यानी 25 मार्क्स बेयर मिनिमम हमें चाहिए आउट ऑफ मॉड्यूल सी एंड डी. और मॉड्यूल सी एंड डी में अगर हमें बेयर मिनिमम 25 मार्क्स चाहिए, तो अगर मैं लोअर एंड पे चलूं तो अगर 30 क्वेश्चंस भी आए तो उसमें से हमें 25 क्वेश्चन सही करना है, मतलब हमारी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा होनी चाहिए. वो बात अलग है कि अगर इस मॉड्यूल से सी और डी से क्वेश्चन बढ़कर 35 या 40 हो जाते हैं, दैट विल बी अ प्लस फॉर अस. लेकिन हम वर्स्ट केस के लिए ऑलरेडी तैयार हैं, तो इसीलिए मॉड्यूल सी और डी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, बहुत डिटेल में, बल्कि मैं ये कहूंगा ए और बी से भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे फॉर मॉड्यूल सी एंड डी, सो दैट वी कैन क्लियर द एग्जाम. एज यू नो, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना. रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा बाय अटेम्प्टिंग एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट सो दैट यू कैन solve the examination within the given timeline. And before jumping to the mock test, you must practice the questions which should be MCQ based. अगर आप इन सारे फॉर्मेट्स पे प्रेपरेशन करते हैं, इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जाम. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैं हेल्प करूं, तो वी एट टेस्ट बुक वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड द कोर्सेज फॉर जैप DBF नवंबर 2025. तो उसके लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको पीपीबी का जो एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा. एंड आई कैन अश्योर यू आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और आफ्टर वॉचिंग दिस एंटायर कोर्स यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी
आपके दिमाग में पॉइंट हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो, किसी भी पॉइंट को लेकर आपको कोई मेंटरशिप रिक्वायर्ड है, कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड है, देन यू कैन कमेंट इन द वीडियो बिलो एंड आई विल बी कनेक्टिंग विद यू पर्सनली. Thank you so much. Good luck. God bless you all.